कीजिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में एक दोहे से करने वाला हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन पर आएगा। अब इसके रचयिता कौन है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन यह भविष्यवाणी, यह दोहा आज की तारीख में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तेल ने हमारा, आपका, मेरा, हम सबका तेल निकाल दिया है। पेट्रोल शतक लगा चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 रुपए पार कर चुका है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 125 रुपए, 100 रुपए 25 पैसे, 125 नहीं, 100 रुपए 25 पैसे पर बिक रहा है। और ये पूरे देश में ऐसे ही हालात हैं। आज की तारीख में दिल्ली में 89 रुपए 88 पैसे पेट्रोल, डीजल 80 रुपए 27 पैसे, यानी कि डीजल 80 पार 90 छू रहा है दिल्ली में पेट्रोल। मुंबई में 96 रुपए 30 पैसे, चेन्नई में 91 रुपए 86 पैसे, कोलकाता में 91 रुपए 9 पैसे, बेंगलुरु में 92 रुपए 87 पैसे, जयपुर में 96 रुपए 35 पैसे, भोपाल में 97 रुपए 86 पैसे। ये ऊपर आंकड़े आते रहेंगे। और डीजल मुंबई में 87 रुपए 30 पैसे, चेन्नई में 85 रुपए 30 पैसे, बेंगलुरु में 85 रुपए 7 पैसे, जयपुर में 88 रुपए 67 पैसे, भोपाल में 88 रुपए 47 पैसे, यानी कि कई जगह डीजल भी अब 90 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए के पार। और 10 दिनों से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदस्तूर हर रोज। आज से 4 दिन पहले जब मैंने कार्यक्रम किया था तो मैंने आपको बताया था कि 5 रुपए 18 पैसे कीमत बढ़ चुकी है पिछले 1.5 महीने में। वो तारीख थी 15 फरवरी। आज जनवरी से, 1 जनवरी से अब तक 6 रुपए 7 पैसे का पेट्रोल में इजाफा हो चुका है और डीजल 6 रुपए 40 पैसे और महंगा हो चुका है। 10 महीनों में 19 रुपए पेट्रोल बढ़ गया और डीजल 17 रुपए बढ़ चुका है। तो अब मैं वापस आता हूं उस दोहे पर। वो दोहा सदी के महानायक ने ट्वीट किया था, अमिताभ बच्चन ने। कब? 26 मई 2012, आज से लगभग 9 साल पहले। बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हैं अमिताभ बच्चन कि ऐसा कलयुग आएगा। और उस वक्त कीमतें क्या थी? दिल्ली में 73 रुपए 14 पैसे था पेट्रोल, जो आज लगभग 90 रुपए है, 17 रुपए कम। और मुंबई में 78 रुपए 16 पैसे। पर यहां पर एक बात और गौर करने वाली है। हम तेल का कोई, हमारे पास भंडारण तो है नहीं, आयात करते हैं। लगभग 84-85% हमारी जो मांग है उसको हम आयात करते हैं। यह प्रधानमंत्री ने भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह कल का अहम बयान है, कि भारत ने अपनी घरेलू मांगों को लेकर को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया। क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर पहले ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता, कि हमारी डिपेंडेंस है। तो बात 2012 की कर लेते हैं। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 पर बैरल थी। तब दाम 73 रुपए। आज की तारीख में कच्चे तेल की कीमतें $63 पर बैरल हैं। लगभग आधी, पूरी तरह से आधी नहीं, लगभग आधी। लेकिन पेट्रोल 17 रुपए और महंगा हो गया है। तो कौन से कलयुग की बात कर रहे थे? 2012 में कलयुग था या ये आज का जो युग है, इसे कौन सा युग बताएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। वो ट्वीट करते हैं कुछ दिनों पहले, अब वो दाम थोड़े बदल गए हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, राम के देश भारत में पेट्रोल के दाम 93 रुपए, ये मुंबई के रेट बता रहे थे, अब 96 से ऊपर हो गए हैं। सीता के देश नेपाल में तेल 53 रुपए प्रति लीटर, और रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोल 51 रुपए प्रति लीटर। आगे मैं आपको पूरा ब्यौरा देने वाला हूं। इस खित्ते में सबसे महंगा तेल हमारे ऊपर ही क्यों थोपा जा रहा है? भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, थाईलैंड हो, सब जगह हमसे सस्ता तेल क्यों? मैंने एक लिस्ट निकाली, गैसोलीन प्राइसेस इन द वर्ल्ड टुडे, ये 15 फरवरी के जो आंकड़े हैं, 166 देशों का ब्यौरा दिया गया है। 166, मतलब सबसे कम किसके और सबसे महंगे 166वें नंबर पर। हम 114वें नंबर पर आते हैं, यानी कि 113 देशों में हमसे सस्ता तेल, पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। और इसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट का खेल मैं पहले भी समझा चुका हूं, आगे थोड़ा और बताने वाला हूं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम ये मार झेलते रहेंगे? कब तक हम बलि के बकरे बनते रहेंगे? इसका कोई अंत भी है क्या? सरकार इस बारे में सोच क्यों नहीं रही या कोई भरोसा क्यों नहीं दे रही? पर चुनाव आते हैं, अब जैसे असम में चुनाव होने वाले हैं तो वहां 5 रुपए कीमतें घटा दी गई। चुनाव दिखता है तो कीमतें घट जाती हैं या थम जाती हैं, वरना सब सामान्य है। आम आदमी पर इतना बोझ क्यों? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल मैं उठाऊं, उससे पहले आम आदमी किस तरह से कर्रा रहा है उसकी एक वानगी देखिए। इसमें आधा तो गवर्नमेंट का टैक्स है, 96 रुपीज 30 पैसे में आधा गवर्नमेंट इतना टैक्स है, जो टैक्स घटाना चाहिए थोड़ा, तो थोड़ा भाव नीचे आए तो पब्लिक को थोड़ा उसको रिलैक्स हो। क्या कर सकते हैं? अब ये एक ऐसी चीज है, जब खर्चा करना है, चलानी है गाड़ी तो चलानी ही है। अब जब जितना भी करें तकलीफ तो होती है। साग सब्जी का दाम बढ़ गया, दाल का बढ़ गया, चावल का बढ़ गया, आटा का बढ़ गया। मोदी जी कभी सोचते नहीं है जब मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मध्यम वर्ग तो साफ खत्म कर दिया एकदम। ड्यू टू कोरोना कोविड के लेके जहाँ तक मतलब लोगों का इनकम का जो स्रोत था वो तो ठप हो गया, और यहाँ पे जो पेट्रोल का कीमत है दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। पता तो चलता ही नहीं है भाई, आज हुआ भाई रेट बढ़ गया, कोई कहीं पे लिखित नहीं है या कोई नियम नहीं है कि कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है पैसे के ऊपर सब। तो ऐसा जाएगा तो गाड़ी से महंगी पेट्रोल आएगी एक दिन में को, ऐसा लग रहा है, उसी चीज़ का डर है। तो पहले गाड़ी लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल का क्या, गाड़ी लेके साइकिल दे। और पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए। अभी 100 रुपये हो गया, मतलब हमको कुछ परवड़ता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि गाड़ी छोड़ के साइकिल चला दे। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ये पेट्रोल रोजाना बढ़ता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब बढ़ जाता है, और हमारी जीविका चलनी बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कब तक बढ़ते रहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? और पेट्रोल 100 के पार कुछ तो करो सरकार। बीजेपी ने नारा बुलंद किया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और यहां पर पेट्रोल 100 के पार है। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से और देश के पेट्रोलियम सेक्रेटरी, पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं राघव शरण पांडे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, अजय बंसल है मेरे साथ, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के, AK वाजपेयी, LJP जो अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार NDTV इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं अनिंदो चक्रवर्ती भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो राघव शरण पांडे, आप एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के, क्या ये कलयुग आ गया? मैं अगर अमिताभ बच्चन के 9 साल पुराने ट्वीट की बात करूं कि गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन पर आएगा, आलम लोन पर पेट्रोल खरीदने वाली हो गई। आप सही कह रहे हैं, स्थिति बहुत ही गंभीर है। ये स्थिति तो कभी आई ही नहीं थी। इससे ज़्यादा क्रूड के दाम हुए हैं। 2008 में आपने 11-12 की बात कही। 2008 में उस समय मैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी हुआ करता था। क्रूड की कीमत $147 प्रति बैरल हो गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद कम हो गई,
लेकिन उस समय सरकार ने क्या किया, 35 रुपये डीजल बिक रहा था, 3 रुपये प्रति लीटर डीजल में बढ़ोतरी की गई। एड वैलोरम रेट को पर लीटर रेट में कन्वर्ट किया गया। सरकार ने कुछ सब्सिडी दी पेट्रोल कंपनियों को। पेट्रोल कंपनियां चिल्ला रही थीं कि $147 प्रति बैरल खरीद के हम कैसे इस दाम पर बेचेंगे, लेकिन सरकार ने जनता का हित सोचा और किया। आज स्थिति वही है। हम जो 90 रुपये और 100 रुपये की बात देख रहे हैं, उसमें क्रूड का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन उसमें टैक्सेस का हिस्सा है, एक्साइज टैक्सेस का। अभी भी ये जीएसटी के अंदर नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो एक्साइज ड्यूटी तो जितना बेस प्राइस है उससे अधिक तो एक्साइज ड्यूटी। बेस प्राइस सर, मैं एक सेकंड के लिए दर्शकों को बता दूं, बेस प्राइस पेट्रोल का, एक सेकंड राघव जी, बेस प्राइस पेट्रोल का है 32 रुपए 10 पैसे। मैं ये 16 फरवरी के आंकड़े बता रहा हूं, और एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपए 90 पैसे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेस प्राइस से भी ऊपर है एक्साइज ड्यूटी, और वैट है 20 रुपए 61 पैसे। तो ये घटाई क्यों नहीं जा रही? सरकार को आप क्यों नहीं बताते? वो दिल्ली में वैट है, सरकार को सब मालूम है, सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। और मेरा अनुमान है कि सरकार, अब स्थिति आ गई है, जरूर ध्यान देगी। सरकार को रेवेन्यू की चिंता जरूर है, रेवेन्यू इससे प्रभावित होते हैं। सरकार के लिए भी कठिन समय है, लेकिन जनता को प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो सरकार को निभाना चाहिए। अभी देखिए पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, पेट्रोल का इस्तेमाल कौन करता है? स्टडीज बताते हैं कि 99% ऑफ पेट्रोल इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और उसमें 70% टू व्हीलर में जाता है। ये टू व्हीलर चलाने वाले कौन लोग हैं? विद्यार्थी हैं, यंग लोग हैं, ऑफिस गोअर्स हैं। तो ये कहां से इतना बोझ सहन कर पाएंगे? तो आप तो बीजेपी में हैं राघव चरण पांडे, सरकार आपसे सलाह नहीं ले रही। आप पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं। जब $147 पर बैरल कच्चा तेल था, आपसे सलाह नहीं लेती क्या सरकार? आप तो बीजेपी में हैं। नहीं, बीजेपी में नहीं हूं। चुनाव लड़े, जीते, इस बार चुनाव हार गए। हमारे जैसे अधिकारी लोग वहां हैं, फाइनेंस जी, मैं पार्टी में नहीं हूं, लेकिन पार्टी में रहना न रहना वो एक बात है। चुनाव लड़े ना, चुनाव जीते भी। के सामने जो संकट है, सरकार के सामने जो परिस्थितियां हैं, दोनों में एक तालमेल तो होना ही चाहिए। और वो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार कुछ न कुछ करेगी। अभी देखिए गैस के दाम भी बढ़ गए, 200 रुपए पिछले 3 महीनों में, 5-10 रुपए नहीं, पिछले 3 महीनों में 4 बार गैस की कीमतें बढ़ी, 250 रुपए। समय से आप सही कह रहे हैं, करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। हर महीने दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, और इनइक्वालिटी समाज में इतनी है। पिछले 3 महीने में यदि बीएसई का सेंसेक्स देखें तो 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कौन पैसा लगाता है शेयर मार्केट में? ये अमीरों और गरीबों के बीच में खाई पड़ती जा रही है। प्री पैंडेमिक लेवल पे जो क्रूड की कीमत थी वो करीब 64 थी, $64 पर बैरल। आज वही स्थिति करीब आ गई है। उस समय से मैंने अभी पेट्रोल डीजल अभी महंगा है। इस सब के पीछे टैक्सेशन स्ट्रक्चर है जी, एक्साइज ड्यूटी और AK वाजपेयी, मुझे एक चीज बताइए, खेल है। मैं एक आंकड़ा और, 1 मिनट राघव शरण पांडे। AK वाजपेयी, भारत के दाम तो मैंने बता दिए। भूटान में 49 रुपए 56 पैसे पेट्रोल, श्रीलंका में 61 रुपए 37 पैसे, नेपाल में 68 रुपए 97 पैसे, चीन में 74 रुपए 74 पैसे, बांग्लादेश में 76 रुपए 40 पैसे। हमारे देश में चीन को चलिए छोड़ देते हैं, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, वहां विकास नहीं हो रहा है। वहां क्या कोरोना नहीं था कि कोरोना की जो दवाई दी जाती है, कोरोना के चलते
मैं जवाब दूं। अभी हमारा खजाना खाली है। हाँ, बताइए बताइए। चीन को छोड़ दें तो बाकी देशों की पॉपुलेशन कितनी है, उनकी जीडीपी कितनी है, उनका टोटल बजट कितना है, वो भी तो देखोगे ना। तो उनसे क्यों कंपेयर करें? अच्छा, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे आगे हो गया है। जीडीपी हो गया, लेकिन कोरोना काल तो रहा ना हमारे लिए। अच्छा। देखिए, इस विषय को बड़े तरीके से समझना पड़ेगा। अब जैसे क्या है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और वेलफेयर स्टेट हैं, तो सारी चीजों का आकलन उसी पैरामीटर्स के अंदर करना पड़ेगा। अच्छा। 34 लाख करोड़ का हमारा 2020 और 21 का बजट है और उसमें 5,95,620 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज में जाना है। और सब्सिडी किस में जाना है? गैस में जाना, इलेक्ट्रिसिटी में जाना, एमएसपी में जाना, किसानों की सम्मान निधि में जाना, आयुष्मान योजना में जाना, न्यूट्रिशन में जाना। 2014 से पहले इस देश में कोई सब्सिडी नहीं दी जाती थी। इसमें दो बदलाव तो हैं, दो बदलाव हैं। एक तो कोरोना काल का पूरा साल निकल गया, उसको तो मानोगे, जिसमें आप खुद ही बार बार कहते हो कि 23.9% जीडीपी डाउन चली गई। जब 73-74 रुपए पहुंचा और $110 पर बैरल कीमत थी, 2012 की बता रहा हूं, तो स्मृति ईरानी कहती थी ये सत्ता की हेकड़ी है। सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं है, वो कहती थी असंवेदनशील सरकार है। तो आज की सरकार को क्या कहेंगे? नहीं, हम देखो इसको राजनीति से थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। अच्छा। पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, उस पे जाइए ना। पहले कांग्रेस थी तब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती थी, हम लोग आए तो कोई पेट्रोल की प्राइसेस। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे 2014 से 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। पिछले साल तो कमाल ही कर दिया था, 11 और 13 रुपए बढ़ा दी गई, 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटी। पेट्रोल के दाम $30 से भी नीचे चले गए कच्चे तेल के, तब भी देना हमें उतना ही पड़ा। घटे तो भी कोई फायदा नहीं, बढ़े तो जाहिर सी बात है हम बलि के बकरे हैं। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी तो देखोगे। जनता त्रसित है, ये बात बिल्कुल सही है। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन गैस सिलेंडर दिल्ली में 594 रुपए था 3 महीने पहले, आज की तारीख में 769 रुपए, 175 रुपए की बढ़त। हम ये कह रहे हैं, सिंपल बात, हम क्या कहना चाहते हैं, जनता को ये समझना पड़ेगा कि सरकार के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो टैक्सेस है। टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसके अलावा तो कोई सोर्स होता नहीं। और जब टैक्सेस की रिकवरी कम होगी और सब्सिडीज देंगी वेलफेयर स्टेट होने के नाते, तो दोनों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। गौरव आपके एक्सपर्ट ने क्या कहा कि सरकार संवेदनशील है और इस पे कोई ना कोई जरूर करेगी। 10 दिन से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन अगर देश में वेलफेयरिज्म हो रही है, गरीबों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं, देश हित में पैसा लगाना है, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। वो पेट्रोल डीजल से आ रहा है, ये कह रहे हैं एक के बाद पे गौरव वल्लभ। संदीप जी, वाजपेयी जी को सिर्फ एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। वाजपेयी जी, हम दो, हमारे दो, डीजल 90, पेट्रोल 100, ये आपका नारा है। और आप वेलफेयर किसका कर रहे हो वो भी देश को पता है। 7 साल में पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 28 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार के। डीजल पे 28 रुपये 50 पैसे और पेट्रोल पे 24 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। 20 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल कलेक्शन हुआ है। और आप कह रहे हो वेलफेयर स्टेट, कहां वेलफेयर का कौन सा एडिशनल मत पे 20 लाख करोड़ खर्च किया? वो कह रहे हैं 5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं। मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं। फिर बोलते हैं कि साहब अंतरराष्ट्रीय भाव के ऊपर ये नियंत्रण है। कोरोना काल में संदीप जी, कच्चे तेल की कीमत है वो $25 प्रति बैरल पे आ गई थी, पर भाव कम नहीं हुए हमारे देश में। बजट के ऊपर सेस लगाया गया पेट्रोल और डीजल पे, तो ये कहा गया कि भाव नहीं बढ़ेंगे, पर वित्त मंत्री ने जो ही बोला अगले दिन से भाव बढ़ना चालू हो गए। तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री जो संसद में बोलते हैं, उन शब्दों का भी कोई महत्व नहीं है। फिर कहते हैं आप हमारी बात में विश्वास क्यों नहीं करते? अरे वित्त मंत्री ने बजट में खड़े होकर बोला कि हम सेस लगा रहे पर भाव नहीं बढ़ेंगे, अगले दिन से भाव बढ़ने चालू हो गए, क्योंकि आपका एजेंडा 10 दिन हो गए।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अभी इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमने 100 रुपये इसलिए किया ताकि छुट्टे का जिकाल मिटा दिया, कि 1 नोट 1 लीटर योजना चालू कर दी देश में। देखिए, आपने स्वयं ने कहा जब जीडीपी नेगेटिव में चल रही है, जीडीपी जब नेगेटिव में चल रही है तो लोगों को सस्ता पेट्रोल देख के डिमांड को ड्राइव करने की जरूरत है। पर गौरव वल्लभ, को खत्म करने गौरव वल्लभ, आप बड़ा क्लेवरली सिर्फ एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, इसमें वैट भी आता है। वैट पेट्रोल पर 20 रुपए 61 पैसे है और डीजल पर 11 रुपए 61 पैसे। मैंने शुरुआती संबोधन में ही ये कहा, जिक्र किया मैंने श्री गंगानगर का, राजस्थान में है ना, सरकार आपकी है ना जी। अगर महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र 2 इलाकों में है, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, 39% से ऊपर वैट है पेट्रोल पर जी। 38% है बाकी महाराष्ट्र में, 35% वैट है पंजाब में, राजस्थान में 30% वैट है। आप घटा दो ना वैट, आप दिखाइए संवेदनशीलता। मैं बताता हूं। आप इसमें गुजरात का आंकड़ा भी दे दीजिए, मध्य प्रदेश का भी दे दीजिए और कर्नाटक का भी दे दीजिए, फिर तुलना कर लेंगे कि भाई कौन से स्टेट में किन के रूल में एवरेज वेट ज्यादा है, किन के में कम है। पहली बात। नहीं, आप कम क्यों नहीं कर देते? आप लकीर खींचिए, नजीर बनाइए ना, नजीर पेश कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं आंकड़ों, क्योंकि आप आंकड़ों को समझते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आप एक चीज आपको ध्यान होगी गौरव वल्लभ, तब आप सत्ता में थे और गोवा में मनोहर पर्रिकर की सरकार थी, वो विपक्ष के नेता थे, तो विपक्षी मुख्यमंत्री होने के नाते 0 वैट कर दिया था गोवा में। जी आप कर दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं इसका। पिछले 6.5 साल में डीजल पे 8.5 गुना एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई। क्या किसी राज्य सरकार ने 8.5 गुना बढ़ाई? मैं तो बीजेपी के राज्य सरकारों को भी इंक्लूड कर रहा हूं। अरे डबल भी की क्या? मैं तो ये चैलेंज करता हूं इनसे। आपने 8.5 गुना 850% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई डीजल पे, जो कि किसान यूज करता है। पेट्रोल पे आपने लगभग 3 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। किसी राज्य ने बढ़ाई क्या? 1.5 गुना भी की क्या? मुझे बता दीजिए। मैं तो बीजेपी के राज्यों की भी बात कर रहा हूं। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि आप एक रोल मॉडल क्यों नहीं बना देते। देखिए, गोवा जो है उसके राजस्व के साधन और राजस्थान के राजस्व के साधन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमने तो कोई ऐसी एबनॉर्मल इंक्रीज की नहीं ना किसी भी स्टेट ने वैट के ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट है कि नहीं पेट्रोल पर? मैं आपकी ज्यादा सरकार है ना। 8.5 गुना किस सरकार ने बढ़ाई? मेरी सवाल का जवाब दीजिए कि 8.5 नहीं, हम तो सवाल ही पूछते रह जाएंगे, आम आदमी हैं। ये मैंने पहले भी कहा, हम बलि का बकरा हैं और यहाँ पर दरअसल हमारी बलि झटके के जरिए नहीं ली जा रही कि एक झटके में कोई दाम बढ़ा दिए। रोज रोज दाम बढ़ रहे हैं, रोज रोज दाम बढ़ रहे हैं। यहां पर हलाल नहीं किया जा रहा, झटका नहीं किया जा रहा, हलाल किया जा रहा है। 1 मिनट पर अजय बंसल, क्योंकि अजय बंसल आप ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 1 मिनट गौरव, अब अजय बंसल स्क्रीन पर। अजय, मुझे यह समझाइए, ये रोज रोज जो दाम बढ़ते हैं ना, कि जी 20 पैसे बढ़ गया, आज 34 पैसे बढ़ गया पेट्रोल, 32 पैसे डीजल बढ़ गया, ये रोज रोज की बाजार के हवाले है जी। तो बाजार के हवाले है तो रोज दाम बढ़ेंगे घटेंगे, या जो माल आप लेते हैं वो तो एक बार हो जाता है ना, 10-15 दिन का, 20 दिन का, महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है ना, कि नहीं? नहीं, देखिए, हर रोज जो भी हमारा परचेज होता है वो हर रोज जो उस वक्त का एप्लीकेबल रेट है, एक्स डिपो रेट, उस पर ही सप्लाई आती है। और वो एक बार सप्लाई हमारे पास आ गई तो हमें, चाहे वो हमारे पास चाहे सस्ते में है, महंगा हो गया पेट्रोल, या महंगे में है, सस्ता हो गया पेट्रोल, वो हमारे नहीं, आप डीलर हैं ना। अजय, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। 1 सेकंड अजय, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। आप डीलर हैं, मैं बात कर रहा हूं जो तेल कंपनियां हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेती है ना, और ये तेल कंपनियां भी तो सरकारी कंपनी है। ये बाजार का जो हवाला दिया जाता है तो ये बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल, ये सारी सरकारी कंपनी तो हैं। सरकार चाहे तो दाम घटा सकती है ना। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, ये रोज रोज जो हमें हलाल किया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है? बिल्कुल
देखिए, अब मैं तो ये जानता हूं कि जो दाम बढ़ता है, हम डीलर बहुत बुरी तरह से घाटे में आते हैं। और घाटे में ऐसे आते हैं कि अगर जो दाम बढ़ता है तो जो उसका इवेपोरेशन होता है, आप चाहते हैं नेचुरल फिनोमेना है, मतलब समझिए कि करीबन 1% तक हमारा पेट्रोल और डीजल करीबन 0.2% करीबन उड़ता है। तो उसकी जब दाम 100 रुपए हो गए तो समझ लीजिए मेरा 100 रुपए लीटर उड़ रहा है, और जो पहले 60 रुपए था अब 100 रुपए की पर लीटर की कॉस्ट कर रहा है। तो एक डायरेक्ट हमें पहले तो ये परेशानी बहुत आती है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आती है कि आम जनता जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, जिसकी आप दर्द को व्यतीत बता रहे हैं, उस जनता का सबसे बड़ा कोई रोष और गुस्सा जो है वो हमें झेलना पड़ता है। वो सीधा हमें पहले गुस्से की नजर से देखता है कि मैं 100 रुपए में अपने ऑफिस में चला जाता था और तुमने क्या किया। ये उसको ये लगता है कि हम बहुत बड़े कल्पित हैं, और हम जो डीलर हैं वो हमारा दाम बढ़ने से कोई फायदा होता है, और जबकि उल्टा है कि हमारा नुकसान होता है। और हम लोगों ने हमेशा, जब हमारे चाहे पांडे जी थे सेक्रेटरी, तब उससे पहले थे, हमारे बहुत टाइम से जीएसटी में लाने की डिमांड रही है, 1 नेशन 1 रेट, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इसके लिए हम अपोजिशन के, पहले बीजेपी में जब अपोजिशन थी तब बीजेपी के लीडर से मिलकर हाथ जोड़कर कहते थे जीएसटी में ले आइए और एक स्लैब बनाकर इसको 1 नेशन 1 रेट की थ्योरी पर पेट्रोल डीजल के दाम पूरे हिंदुस्तान में कीजिए। इसको तो मतलब आपको भी नुकसान हो रहा है, आम आदमी को भी नुकसान हो रहा है, जेब भर रही है तो सरकार की। पर अजय, एक और चीज बताइए, एक बड़ी दिलचस्प चीज, और आपसे मैं जानकारी चाहूंगा। देखिए, दिल्ली वगैरह में तो सिंक्रोनाइज मशीन्स हैं, आधुनिक मशीन है पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में, डीजल डालने के लिए गाड़ी में। लेकिन मुझे जानकारी ऐसे दी है, मैं आपसे तस्दीक करवाना चाहूंगा, गांव देहात में, दूर दराज के इलाकों में अभी भी पुरानी मशीनें हैं। और ये कहीं 2016 वाला वो 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी तो एटीएम मशीनें रिकैलिब्रेट करनी पड़ी थी, क्योंकि नोट के साइज बदल गए थे। यहां 100 का आंकड़ा वो दिखाई नहीं देगा कि 100 रुपए पेट्रोल हो सकता है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि नहीं, वो जो कूपे में डालकर ही, पंप से नहीं डालेंगे, वो जो जार होते हैं 5-5 लीटर वाले, वैसे करके अब पेट्रोल भरना पड़ेगा कुछ इलाकों में। गलत है क्या ये जानकारी, है सही है? ये सरासर एक डिजिटल मीडिया में 2-3 किस्म की चीजें चल रही हैं। हाँ, ऐसा मैं इसीलिए आपसे तस्दीक चाहता था। कंपनी जो है ऑटोमेशन कर रही है, बड़े बड़े अच्छी मशीनें, डिजिटल मीटर्स लगे हुए हैं। हमारे 3 किस्म के डिस्प्ले होते हैं, आप देखते हो। एक में आपको रुपया दिखता है, कितने रुपए का पेट्रोल आपको डिलीवर हुआ। दूसरे मीटर में दिखता है आपको कितनी क्वांटिटी, लीटर कितना आपको डिस्प्ले हुआ। थर्ड मीटर जो आपके अभी चल रहा है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 89 रुपीज है, 90 रुपीज है, वो दिखता है। तो 3 डिस्प्ले में 4 फिगर सिर्फ हमारी, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट है, वो नजर आती है। तो उसमें काफी हद तक मशीनें, उसमें आपको थर्ड डिजिट भी आ गई है। गांव देहात की दूर दराज इलाकों की बात कर रहा हूं। जो पेट्रोल है 999 रुपए तक का है। गांव देहात में भी बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा कोई हमें, जो आप देखते हो पुराने घुरी चलने वाले, घूमने वाले, जो डिजिटल नहीं थे, मैनुअल जो ऐसे घूमते थे, उसमें शायद दिक्कत आएगी। लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई डीलर की, हमारे एसोसिएशन में, स्टेट एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में, हमें कोई ऐसी नहीं मिली कि मशीन क्योंकि 100 रुपए हो गया तो डिस्पेंसिंग बंद हो गई है, ऐसी कोई नहीं। और ये अब ऑनलाइन थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव भी लेकर आना पड़ेगा। हम कोविड काल में हैं, संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, और इसीलिए मैंने ये गैसोलीन के 15 फरवरी के आंकड़े यहां पर मैंने जुटाए, और इसमें कुल मिलाकर 166 देशों की सूची है। हम 114वें नंबर पर आ रहे हैं। तो ये कोरोना की मार है, या ये दरअसल टैक्सेशन सिस्टम हमने ऐसा बना रखा है कि दरअसल 69% तो टैक्स में चला जाता है। 100 रुपए का पेट्रोल है, उसकी दरअसल 69 रुपए तो सरकारों के पास जा रहा है, वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो। अमेरिका में ये सिर्फ 19% है। जापान में भी, जहां पेट्रोल के दाम हमसे बराबर के हैं, वहां भी 47% ही टैक्स है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप यही यूके और इटली देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वहां पे हमारे आसपास का ही है। हाँ, जैसे हमारे देश में वैट, और दिल्ली में अगर आप देखें वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों मिला के लगभग 70% टैक्स है जो हम पैसे दे रहे हैं पेट्रोल पंप पर। अगर मैं यही यूके का देखूं, लंदन का देखूं, तो लगभग 65% टैक्स है। हाँ। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि वो देते हैं, मैं अगर रुपए में इसको कन्वर्ट करूं तो लगभग 130 रुपए के आसपास वो
प्रति लीटर पेट्रोल का दे रहे हैं, लेकिन उनका इनकम कितना है उसको मैं कंपेयर करके देखूं डॉलर में, वो हम लोग 15 गुना ज्यादा दे रहे हैं। हमारे आय की तुलना में हम 15 गुना ज्यादा दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि डॉलर टर्म में मत देखिए आप, क्योंकि हमारे देश में डॉलर से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, वहां पे नहीं, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर देखा जाता है, उसको भी अगर हम देखें तो हम 5.5 गुना ज्यादा दे रहे हैं। टैक्स उन जगह पे जहां पे ज्यादा है वहां पर भी आय की तुलना में कम पैसा जाता है पेट्रोल डीजल खरीदने में जो हमारे यहाँ पे जाता है उसकी तुलना में। खैर मैं एक चीज पर बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि पेट्रोल के जो कच्चे तेल का दाम है वो घट गया था लेकिन फिर बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन आज भी जिसको इंडियन बास्केट कहा जाता है, क्योंकि जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं वो जो तेल का हम इंटरनेट पे जाके देखते हैं वो दाम नहीं है, इंडियन बास्केट कहा गया है, वो 1% घट गया है पिछले साल की तुलना में, यानी टैक्स बढ़ा है। डीजल पेट्रोल का दाम 23-28% बढ़ा है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे है, लेकिन कच्चे तेल का दाम 1% घटा है। मैं एक चीज पर लाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए आज भी हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने संकेत दिया कि पिछली सरकारों ने जो किया है उसके चलते हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन मोदी काल में बढ़ा। तो मैं कंपैरिजन लेता हूं 2014 से 2020 में प्रोडक्शन कितना हुआ हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ कच्चे तेल का और इंपोर्ट कितना हुआ, और उसका कंपैरिजन करता हूं 6 साल पहले की 2008 से 2014। इंपोर्ट हमारा 28% बढ़ा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेगा। प्रोडक्शन 1% घट गया है, यानी कि रिकॉर्ड पूरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े तो आप क्या करेंगे? ओएनजीसी जैसे कंपनी जो आपका कंपनी है उसको आप कहेंगे ना कि एक्सप्लोरेशन ज्यादा कीजिए, ज्यादा ढूंढिए कि कहाँ कहाँ पे तेल है। एक्सप्लोरेशन बजट, अगर मैं 2013-14 का ओएनजीसी का एक्सप्लोरेशन बजट देखूं तो वो लगभग 11,500 करोड़ था। 2018-19 में वो 6,000 करोड़ पे उतर आया है। तो आप चाहते हैं कि इंपोर्ट कम हो जाए, प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन नहीं, ये आंकड़ा फिर से बताइए ऑनन। 11,000 करोड़ का एक्सप्लोरेशन का बजट था 2013-14 में, 17-18 में, 18-19 में कितना हुआ? 18-19 में वो 6,000 आधे में आ गया। ओएनजीसी का जो कैश रिजर्व था वो सारा तो उन्होंने गेल और जीएसएफसी खरीदने में लगा दिया ताकि सरकार का जो विनिवेश का टारगेट है वो मीट हो सके। जो खर्चा वो कैपिटल पे करते, एक्सप्लोरेशन पे करते, चीजें निकालने में करते, वो उसके जगह पे उन्होंने तो गेल खरीदने में लगा दिया। आखिरी पॉइंट मैं ये करूंगा कि अगर हम कहे भी कि हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए, देखिए हमारे देश में लगभग 62 करोड़ मेट्रिक टन रिजर्व्स हैं कच्चे तेल का, ठीक है, जो हम निकाल सकते हैं। अगर पूरा हम निकाल दें तो कितने साल चलेगा? 2.5 साल आप चला सकते हैं। आप इंपोर्ट से नहीं भाग सकते। अगर आप इंपोर्ट से जाना चाहते तो आप एक्सप्लोरेशन पर खर्चा बढ़ाइए। आपने तो एक्सप्लोरेशन पे खर्चा कम कर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकारी कंपनियों का है, चाहे ऑयल इंडिया हो, वो कम कर दिया है। केन इंडिया जो एक्सप्लोरेशन करती है उनको आपने एक पुराना टैक्स लगा दिया जो आप आज जो आपके खिलाफ गया है, लेकिन फिर भी आप उस पर ठीक है, मैं समझ गया। बीजेपी से महेश वर्मा भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। महेश वर्मा, तो ये पेट्रोल 100 पार कर रहा है, इसके लिए भी पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं? नहीं, मतलब ये तो बात कहने की नहीं है, समझने की है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई पुरानी सरकार का ऐसी लायबिलिटी थी, ऐसे वो लोग करके कुछ ऐसे गए जिसकी वजह से जो है तेल कंपनियां जो है, मैंने पीछे भी आपके डिबेट में कहा था कि ऑयल बॉन्ड जो है लगभग 1,30,00,000 करोड़ रुपया जो था अनपेड था विद इंटरेस्ट। तो वो 7 साल में उसकी मरम्मत नहीं कर पाए, दुरुस्त नहीं कर पाए उस काम को। नहीं, उसमें मतलब उसमें जो दुरुस्त किया गया उसी का नतीजा आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि आज आपके पास जो है, जो देश इस लायक नहीं था कि उसको कोई उधार नहीं दे सके, आपकी स्थिति ये बन गई थी 2014 में ही रही है ना। कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी साल उठा लेंगे। स्थिति ये हो गई थी जैसे पाकिस्तान का विमान जो है इंडोनेशिया में रोक लिया गया था, तो आपके विमान कहीं भी रोक लिए जाते।
वो स्थिति से, उस स्थिति से अगर भारत बाहर निकला है, अच्छा ये 2014 में ऐसी स्थिति थी। करना चाहिए जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत मजदूरी करी, जिन लोगों ने इसके लिए लगातार एफर्ट किया। तेल कंपनियों को अगर हम सिर्फ इसी बात के लिए नसीहत और फजीहत उनका करते रहेंगे कि वो जो है इतने नहीं, तेल कंपनियां भी तो सरकारी है। तेल कंपनियां कोई निजी कंपनियां थोड़ा है, सारी सरकारी कंपनियां, ये सरकारी है। तेल का खेल, तेल के दाम तय करना सरकार के हाथ में है। आप बोलते रहिए बाजार की बात, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर तेल आप एक बार फिर से अपने सवाल को दो। मैं कह रहा हूं तेल कंपनियां भी तो सरकारी कंपनी है, कोई निजी कंपनियां थोड़ा है। आप कहते रहते हैं कि बाजार तय करता है, बाजार कहां, सरकार तय कर रही है। आपका मन करता है तो असम में तेल घटा दिए ना दाम 5 रुपए, क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं, ओमान और यमन जो है वो भारत से ज्यादा महंगा तेल और पेट्रोल बेचते हैं। वहां का प्रोडक्शन, वहां 95% रेवेन्यू पेट्रोलियम से मिलता है। नहीं, ओमान का आप आंकड़ा गलत बता रहे हैं। 3 दिन पहले का आंकड़ा डॉलर टर्म्स में बता रहा हूं। ओमान आधा डॉलर है कीमत, हमारे यहाँ $1.25 है। तो ओमान का आपने गलत उदाहरण दे दिया है यहाँ पर, क्योंकि आधा डॉलर 1.18, वहां का 1.17। नहीं, डॉलर टर्म्स में बता रहा हूं। वहां पर ओमान में लगभग 38-39 रुपए है। यमन की बात आपकी ठीक है, ओमान की गलत है। चलिए, मैं तो आपकी बात को मान लिया। तो हो सकता है कि मैं अभी आपको काउंटर ना कर सकूं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ओमान हमसे ज्यादा, वो मैं ये कहना चाह रहा था। दिखा दीजिएगा ना, 15 तारीख के आंकड़े दिखा रहा हूं। यमन $1.5 है तो हमसे ज्यादा है, वो मैं मानता हूं। उदाहरण पक्का दीजिए मेरे शो पर। ठीक है, आपकी बात को मैंने समझाने की कोशिश मैं कर रहा था कि यमन की आबादी हमारे तरह नहीं है। यमन में जो गाड़ी घोड़े वो हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह मांग नहीं है। यमन की तरह हम जो है अपने यहाँ पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्शन नहीं करते, उत्पादन नहीं करते, हमें इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। अच्छा, बांग्लादेश के यहाँ उत्पादन होता है, नेपाल में होता है, भूटान में होता है, श्रीलंका में होता है, अफगानिस्तान में होता है। हाँ, लेकिन हमारे अपेक्षा उनकी मांग, वो आप अगर उसको कंपेयर करिएगा तो वो मतलब कहीं हमारे आगे ठहरते ही नहीं है। अगर उनकी जो तो वो 2014 में 15 में नसीब की, बदनसीबी की बातें की जाती थी, वो ऐसे ही की जाती थी कि 35 रुपए पर हम पेट्रोल ले आएंगे। वो एक मृग तृष्णा थी, बस एक सपना दिखाया जा रहा था। अगर आप उसको नहीं, आप उसको मृग तृष्णा कहते हैं। आज आप जो चीज आज आपके सामने, जिस तरह के आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है आपके हाथ में, आपके पास जो एक जो रिजर्व पेट्रोलियम रिजर्व भंडार है, आपके पास जो खरीदने की क्रय शक्ति है, आप जिस तरह से आज भी लोग बाग जो है उनकी क्रय शक्ति अगर बढ़ी नहीं होती, उनका डिमांड बढ़ा नहीं होता, तो ये तो हाहाकार। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है आयात पर। यहाँ पर अनिंदो चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जो ONGC का एक्सप्लोरेशन का बजट 2013-14 में 11,500 करोड़ था, उसे घटाकर 6,000 करोड़ कर दिया। हम तेल के भंडारण खोजने के लिए तो पैसे ही नहीं लगा रहे। देखिए, सवाल यह है कि आज की डेट में बजट के ऊपर सवाल खड़ा करना मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा उचित प्रतीत होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कोरोना काल में जिस तरह से हिचकोला लेकर हमारा अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा है, उसमें अगर हम इस इतना भी 18-19 के आंकड़े दिए, कोरोना काल के आंकड़े नहीं दिए हैं। लेकिन गौरव वल्लभ, अगर दिक्कत है और डिपेंडेंस है, अगर 85% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के भरोसे हैं, तो सरकार करेगी तो क्या करेगी? वक्त लगता है ना डिपेंडेंस कम करने में। इथेनॉल पर काम कर रहे हैं ना नितिन गडकरी। बताइए संदीप जी, मेरे 2 सवाल है कि जब पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरते हैं तो उसका फायदा हमें क्यों नहीं मिलता है? जब बढ़ते हैं, जब बढ़ा दिए जाते हैं। जब $25 प्रति बैरल हुआ तो उसका फायदा हमारे कंज्यूमर को क्यों नहीं मिला? और नंबर 2, 7 साल वक्त लगता है, ये अब ऊब गए हैं। अभी जो एक पत्रकार की मैं बात सुन रहा था, मेरे पास भी वो आंकड़े हैं कि ONGC का आप कहते हो हमने एक्सप्लोरेशन बढ़ाना है, आप बजट एलोकेट कैपेक्स में करते नहीं हो। इंडियन ऑयल के अंदर आपने बजट एलोकेट किया नहीं, तो कैसे एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा? आप हमेशा उस
चीजों को मैनिपुलेट करते हो। ये सज्जन यहाँ बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे पता नहीं इनमें इतना साहस कैसे आ जाता है कि टीवी स्क्रीन पे आके ऐसी बेवकूफी भरी बातें बोलते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सीधा सा सवाल है मेरा, कि आप जीएसटी में क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाना चाहते आप जीएसटी में? क्यों नहीं आप पेट्रोल की घटती कीमतों का फायदा कंज्यूमर्स को देते हो? जब आपकी इकोनॉमी घट रही है तो मध्यम आय वर्गीय लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाओगे कि घटाओगे? आप उस दौरान भी अपने पेट्रोल डीजल ठीक है, एक सेकंड के बाद पे रिस्पॉन्ड कीजिए। जीएसटी में क्यों नहीं लाते? हमें फायदा क्यों नहीं होता? तेल की कीमतें गिरती हैं तो। गौरव वल्लभ खाली बातें करेंगे। जब इनके सरकारें बढ़ाती थी तब ये कहां चले गए थे? तब हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग शोर मचाते थे कि 100 पार कर गया। हम ये कह रहे हैं कि सरकार कोई भी होगी। हाँ, राघव शरण पांडे कह रहे हैं 2008 में $147 पर बैरल हो गया। मैं घूम फिर के उसी बात पे आ गया कि जो अभी मैंने दूसरा आंकड़ा देखा है, एमएसपी की खरीद इस बजट में 17 लाख करोड़ की है। कितनी फसलों पर खरीद होती है? 23 फसलों पे होती है। 23 फसलों बजट एलोकेशन तो यही है ना। 4 फसलों से आगे बता दीजिए किसकी एमएसपी पर क्या खरीद होती है? वो तो 6% आपने बताई है, बार बार बताई, सबको मालूम है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस सरकार का ध्यान केंद्रित है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और उस पर अगर बजट एलोकेशन बढ़ा है और कोरोना काल को भी ध्यान में रखेंगे तो उसकी वजह से अगर टाइम बिंग कोई इंक्रीज चल रहा है तो इसमें इतनी हाय तौबा नहीं करेंगे। अच्छा, हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। ये अपने हिसाब से नीचे आएंगे। अभी आपने कहा कि वेट क्यों नहीं घटाते, तो जवाब नहीं दिया गौरव वल्लभ ने, चुप हो गए। कोई लॉजिकल नहीं, आप तो उस टाइम यूपीए में थे। नहीं, 2012-13 का आपसे मैं कह नहीं सकता क्योंकि आप यूपीए में थे। हमने तो पर बीजेपी सड़कों पर आंदोलन पर उतर जाती थी। इसीलिए क्या कह रहे हैं, सरकार कोई भी हो, बजट को पैरामीटर सेट करने के लिए, वेलफेयर स्टेट होने के नाते सब्सिडाइज चीजों को करने के लिए, तो वेलफेयर स्टेट 2014 से पहले वेलफेयर स्टेट नहीं था। तब भी थे। एक मिनट ऑनन, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, जो कहा जाता है ना कि बाजार तय करता है, ये बाजार तय करता है। सारी जो तेल कंपनियां वो तो सरकारी कंपनी है। तो यहां पर अजय बंसल कहते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, हमें गुस्सा का सामना करना पड़ता है। आम उपभोक्ता को लगता है पेट्रोल डीजल भरवाने गया कि पेट्रोल पंप वालों ने बढ़ा दिए, ये इवेपोरेशन की हमारा तो तेल भी उड़ जाता है तो और नुकसान हो गया जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं। तो पेट्रोल डीलर का नुकसान, आपका मेरा नुकसान, फायदा किसे हो रहा है फिर? हो रहा है एक तो जैसे कि आप देखिए कि सबसे पहले सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू है इस साल 25% बढ़ेगा, बाकी सब घटेगा लेकिन एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू बढ़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स 20% कम हो जाएगा, इनकम टैक्स 12% कम हो जाएगा, जीएसटी 7% कम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगा। इसका मतलब है सरकार यहीं से पैसा ला सकती है, कहीं से नहीं ला सकती। दूसरी बात है, एक सज्जन कह रहे थे कि सरकार और कंपनीज जो हैं उनका बहुत घाटा हो रहा था। ये एक बिल्कुल एक फैब्रिकेशन, फिक्शन है। जब हम कहते हैं कि बाजार ने पेट्रोल का दाम तय किया, ये सरासर फिक्शन है। पेट्रोल का दाम ट्रेड पैरिटी प्राइस से होता है, एक तरीके से सरकार फिक्स कर रही है। देश में खर्चा जितना भी हो पेट्रोल बनाने का, रिफाइनिंग कॉस्ट, जितने भी रिफाइनरी है उनको पैसा मिलता है जो इंपोर्ट करने का खर्चा है, और उसके अंदर इंश्योरेंस, आपने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया लेकिन आपको किस किस चीज का पैसा मिलता है? फ्रेट मतलब किसी गल्फ कंट्री में आपने खरीद कर शिपिंग का कॉस्ट, इंश्योरेंस का कॉस्ट, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, ड्यूटी 2.5%, ये सब मिलाकर आपका फिक्स मिलता है। ये कहा जाता है कि सारे ये जो सरकारी कंपनियां हैं इनको सब्सिडी देना पड़ा। सबसे ज्यादा सब्सिडी 2012-13 में शायद दिया गया था, जो है 97,000 करोड़ रुपए। अगले साल लगभग 68,000 करोड़ रुपए दिया गया था। 2013 में 14-15 में 60,000 करोड़ रुपए। क्या आप जानते हैं कि डिविडेंड टैक्स वगैरह से सेंटर को पेट्रोलियम सेक्टर से कितना मिला था 2014-15 में? 1,72,000 करोड़। अगर ये लोग पैसे नहीं बना रहे थे तो डिविडेंड कैसे दे दिया इन्होंने? क्या आप जानते हैं कि पिछले साल टोटल सब्सिडी कितना है? 2019-20 में टोटल सब्सिडी है 39,000 करोड़। पेट्रोलियम सेक्टर से डिविडेंड टैक्स वाला कितना मिला है? 3,33,000 करोड़। अरे वाह, 10 गुना।
ये कोई 3,31,000 करोड़ की डिविडेंड होता है, ये कमाई हो रही है और आम आदमी की जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं, जेब फुर हो रही है। तो बात वही रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। तो सरकार को इसके बारे में ध्यान करना होगा, संज्ञान लेना होगा। आम आदमी का तेल निकल रहा है तेल के इस खेल में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा ही सब कुछ है। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। LIC हर पल आपके साथ। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया,